to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर। 2022 की मई में आई थी वेब सीरीज़ पंचायत 2 और उसमें गांव का पंचायत सचिव तमाम दीवारों पर परिवार नियोजन का ये नारा लिखवा रहा था। गांव में जिसके जिसके घर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं सब कसमसा गए, गिनने लगे कि हमारे पहले तो 2 बच्चे मीठी खीर हैं, क्या तीसरा वाला बवासीर है। आखिरकार सचिव जी को गाँव में जिस दीवार पर ये नारे लिखे थे सब जगह चूना पुतवाना पड़ा। परिवार नियोजन 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए उसी साल से जनता को इस शब्द से वाकिफ करवाया जा रहा था। ये वृहत स्तर पर परिचित होने वाला शब्द था, नया था। कईयों के लिए सोच पाना भी अजीब था कि कब ये भी सरकार बताएगी कि बच्चे कितने पैदा करने हैं। लेकिन तब भारत परिवार नियोजन पर इतने बड़े स्तर पर बात करने वाले चुनिंदा देशों में ही था और तब से लेकर न जाने कितने नारे आए। हमने दीवारों पर पुते देखे, ट्रेन बस पर चस्पा भी, बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। क्यों इतनी बातें होती हैं परिवार नियोजन पर? क्या है वो फैसला जिससे ये मुद्दा एक बार फिर बहस में जिंदा हो गया? क्या आबादी कम होनी चाहिए वाला तर्क इतना ही सरल सीधा है? और क्या भारत की आबादी वाकई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है? आज इन सारे सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राजस्थान में जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट का कहना है ये नियम स्थापित कानून के विरुद्ध नहीं है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा और इसलिए इसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2003 में भी ऐसा मामला आया था जब पंचायत चुनाव में उतर रहे उम्मीदवारों के आड़े ये नियम आया था और तब भी कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। अब कोर्ट ने 21 साल पुराने उस फैसले को भी रिवाइंड किया, कहा कि नियम 2 से ज़्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है और ये नियम भेदभावपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। ये पूरा मामला उठा कहाँ से? दरअसल 31 जनवरी 2017 को डिफेंस सर्विसेज से रिटायरमेंट के बाद रामजी लाल जाट ने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन दिया, पर उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया। आधार राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989। ये क्या कहता है? कोई भी उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा अगर उसके 1 जून 2002 को या उसके बाद 2 से ज़्यादा बच्चे हों। चूँकि रामजी लाल के 2 से ज़्यादा बच्चे थे इसलिए राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए वो अयोग्य हो गए। उनके इसी मामले पर हाईकोर्ट ने भी नियमों को सही ठहराया और अब सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब बात यह है कि इस तरह के नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कितने सही कितने गलत हैं, विमर्श क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, ना ही राजस्थान पहला ऐसा राज्य। पहले भी इस तरह के मामले आते रहे, कभी फैसला इस पक्ष में रहा कभी उसमें। 2 से ज़्यादा बच्चे होने के कारण 2017 में मध्य प्रदेश में एक एडीजे मनोज कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इस केस में बाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति को बहाल किया। एडीजे मनोज कुमार ने पक्ष में कहा उन्होंने परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग कर ली, इसलिए अब ये नियम उन पर प्रभावी नहीं होता है। वहीं ऐसे एक और केस में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने 2019 में कहा था कि पंचायत चुनाव पर ये नियम लागू नहीं होते। हालांकि राजस्थान और हरियाणा में पंचायत चुनाव में ये नियम लागू हैं। इस तरह के नियमों के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क होता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करने का, कि इस तरह के नियम बनाकर लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिनके ऊपर कानून को, ऐसे कानूनों को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं लोगों ने ऐसे कानूनों का पालन नहीं किया। उसी प्रकार का एक जजमेंट आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा नौकरी के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ये कोई कोरेसिव मेथड नहीं है जो लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रावधान अनेकों गवर्नमेंट स्कीम्स में हैं। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग फाइल करते हैं उन्हें 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फी में एग्जेम्पशन मिलता है, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलता। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए जो सरकार सहायता प्रदान करती है 2 बच्चों के लिए ही करती है, पहली 2 प्रेगनेंसीज के लिए, आगे के लिए नहीं करती। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। तो ये सारी चीजें सरकार द्वारा समय समय पर जो कदम उठाए गए वो इस
बात को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कि लोग बाग परिवार नियोजित रखें, अपने परिवार को नियोजित रखें। 2 बच्चों से हम दो हमारे दो का नारा सफल बनाए, जिससे कि हमारे उतनी ही जनसंख्या रिप्लेस हो, हमारी जनसंख्या ना घटे और ना बढ़े। तो इस तरह के लिए बहुत कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन आज भी जो उचित कदम उठाने चाहिए, और एक जो पूरे देश के ये जनसंख्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि संसाधनों के अनुरूप हमारी जनसंख्या नहीं है। हमारे संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या बहुत अधिक है। तो इस कारण प्रयास ये होना चाहिए कि हम एक ऐसी नीति बनाएं जो कि हमारी जनसंख्या, हमारे संसाधनों पर हमारी बढ़ती जनसंख्या का बोझ ना पड़े और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो पाए। अब बात इस तरह के नियमों के काउंटर में जो तर्क दिए जाते हैं, उन पर सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है चीन मॉडल का। 1976 में भारत ने पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू किया। इसके 4 साल बाद चीन ने पूरे देश में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की। मकसद वही, आबादी कम करना, पर तरीका उनका अलग था, ज़्यादा सख्त था, क्योंकि वहाँ पार्टी की तानाशाही है। 2015 तक चीन ने इस पॉलिसी को देश में लागू रखा। दावा किया जाता है कि चीन ने करीब इन 35-36 सालों में 40 करोड़ की आबादी कम की। जब ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो क्यों चीन को 1 चाइल्ड पॉलिसी से वापस 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आना पड़ा? क्या आबादी कम करने के उनके प्रयास बैकफायर कर गए? चीन की 1 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी का सब लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन शायद जो भी लोग उदाहरण देते हैं उन्होंने उस पॉपुलेशन पॉलिसी को का अध्ययन भली प्रकार नहीं किया है। चीन ने 1979 में अपनी एक टारगेटेड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आया था, जिसका टारगेट था अगले 35 वर्षों में 40 करोड़ बर्थ को कंट्रोल करना। चीन ने वो लक्ष्य अपना 38 वर्षों में पूरा किया, और उसके बाद चीन ने 2 चाइल्ड नॉर्म पर चीन आ गया। 1-2 बच्चों को जन्म देने की छूट दे दी गई, जिससे कि जो मैंने अभी आपको बताया पहले भी, जिससे कि वो अपना रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन कर सके, ना उसकी जनसंख्या घटे और ना उसकी जनसंख्या बढ़े, वो स्थिर रहे। अब जब उसकी जनसंख्या उन्हें लगा कि हमारी जनसंख्या शायद थोड़ी कम हो रही है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पे 3 चाइल्ड नॉर्म की भी छूट दी है, तीसरे बच्चे पैदा करने की भी छूट दी है। उनका उद्देश्य सिर्फ उस रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करना है। वहीं अगर चीन से आप भारत की तुलना करें तो 1979 में, 70s के दशक में भारत और चीन की आर्थिक स्थिति बराबर थी। भारत की पर कैपिटा इनकम, भारत की इकोनॉमी, वो चीन के समतुल्य थी। चीन भारत के मुकाबले 3.25 गुना बड़ा है साइज में, उसके पास 3 गुना ज्यादा रिसोर्सेस हैं भारत की तुलना में। तो एक लिहाज से अगर हम कहें तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति चीन से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन चीन ने अपनी जनसंख्या को कम करा, नियंत्रित करा, और जिन 40 करोड़ अगर बर्थ को उन्होंने कंट्रोल करा, अगर वो बर्थ को कंट्रोल नहीं करते तो वो उन नए जन्म लिए हुए बच्चों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स में पैसा खर्च करते हैं, उस आबादी के लिए वेलफेयर स्कीम्स में जो पैसा खर्च करते, जो संसाधन खर्च करते, उन संसाधनों को उन्होंने रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, 10 चीजों में लगाया। और आज चीन का पिछले 70 के दशक से के चीन की और आज क्या स्थिति है विश्व में, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें चीन की 1 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन ने जिस आक्रामकता के साथ जनसंख्या नियोजन किया, उससे बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन भी हुआ। 2019 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी 1 चाइल्ड नेशन। इसे नानफू वांग ने बनाया था। नानफू चीनी मूल की एक अमेरिकी फिल्म मेकर है। उनके परिवार ने खुद 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत दमन की मार झेली थी। उनकी बुआ को अपनी एक बेटी से अलग होना पड़ा। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाए गए एक सनकी कानून ने भ्रूण हत्या से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक को बढ़ावा दिया था। कितने ही परिवार चीन में टूट गए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ इस तरह का सरकारी दमन संभव नहीं। और फिर 70 के दशक को लोग भूले नहीं हैं, जब संजय गांधी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी सरकार ने ऐसा ही एक आक्रामक नसबंदी अभियान चलाया था, और फिर राजनीति में उनके हाथ हार लगी थी।
बीबीसी से बात करते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जनसांख्यिकी विशेषज्ञ टिम डायसन ने भी इस समस्या पर अपने विचार रखे। क्या कहा उन्होंने? जबरन नसबंदी ने भारत में परिवार नियोजन के खिलाफ लोगों के मन में एक किस्म की बगावत पैदा कर दी। भारत में प्रजनन दर ज़्यादा तेजी से घटती अगर इमरजेंसी नहीं लगाई जाती और राजनेता इसको जबरन लागू कराने की कोशिश ना करते। नतीजा ये हुआ कि बाद की सरकारों ने परिवार नियोजन से हाथ खींच लिए। अब परिवार नियोजन को सख्ती से या नियम बनाकर लागू करने के विरोध में जो दूसरा बड़ा तर्क दिया जाता है उसकी, और वो है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट। इसका जिक्र अभी हमारे एक्सपर्ट ने भी किया। क्या होता है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट? जनसंख्या रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उनकी संख्या देश की खत्म हो रही या मृत हो रही आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी है। चीन ने जब सख्ती से 35 साल तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की तब ये नतीजा रहा कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट गड़बड़ हो गया। उनको लगा हमने जनसंख्या लक्ष्य हासिल कर लिए, नतीजतन फिर चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या परिवार नियोजन के इस मॉडल को सख्ती से लागू करने पर भारत में भी इस तरह का असंतुलन पैदा हो सकता है? एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ दशकों तक तो इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी अभी परिवार नियोजन को लागू करने की ज़रूरत है, कोई इम्बैलेंस नहीं होगा। ये भी कहा जाता है कि चीन भारत की तुलना में क्षेत्रफल की दृष्टि से करीब 3 गुना बड़ा है, लिहाजा भारत में जनसंख्या घनत्व भी एक बड़ी समस्या है। अगर हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा युवा भारत रहे तो भारत अपनी आबादी को कभी भी सीमित अपने संसाधनों के अनुरूप नहीं कर पाएगा। भारत को सदैव अपनी आबादी को बढ़ाते रहना पड़ेगा। अक्सर लोग बात करते हैं जिस डिपेंडेंट पॉपुलेशन की, ओल्ड एज पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन की, वो बात कायदे में करनी चाहिए। वर्किंग एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आपके बच्चे भी आते हैं जो कि नाबालिग बच्चे होते हैं, और ओल्ड एज पॉपुलेशन भी आती है जो रिटायरमेंट वाले लोग, रिटायर्ड पॉपुलेशन जो है। वर्किंग एज ग्रुप में आपकी 15 साल से लेके और 60-65 साल तक के लोग बागों को वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन में रखा जाता है। तो वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन, अगर हमारी आज यंग पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन कम है, अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, दोनों को टोटल करके देखेंगे, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारी आज भी उतनी ही है। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, भविष्य में हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी और यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन हमारी उतनी ही रहनी है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन में बच्चों में अभी अधिकता है, बूढ़ों में कमी है। कल दिन को अगर हम कोई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आते हैं तो बच्चों में कमी हो जाएगी और बूढ़ों में अधिकता हो जाएगी। तो ऐसे गलत तर्क बहुत लोग देते हैं। मेरा मानना यह है कि जब हमें अपने परिवार का पॉकेट साइज, फैमिली साइज हम अपनी पॉकेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो हमें इस देश का फैमिली साइज भी इस देश की पॉकेट के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। हमने आपको परिवार नियोजन को लेकर बनाए गए नियमों की सख्ती लागू कराने के पक्ष और विपक्ष के तर्क बताए। अब एक ऐसा पक्ष बताते हैं जो महत्वपूर्ण है। भारत को अगर परिवार नियोजन को बड़े स्तर पर लागू करना है तो 2 बातें ज़रूरी हैं। पहली, कमाऊ आबादी का रेशियो मेंटेन रहे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कमाने योग्य आबादी कम होगी और ना कमाने वाली ज़्यादा तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी। और कमाने योग्य आबादी अच्छी खासी रखनी है तो ये भी ज़रूरी कि उसी अनुपात में रोज़गार के साधन भी मौजूद रहें। कमाने योग्य लोग ज़्यादा हों, नौकरी कम, तो एक अलग संकट पैदा होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIA के अनुसार फिलहाल भारत में काम करने की उम्र वालों में केवल 40% लोग या तो काम करते हैं या काम करना चाहते हैं। काम करने की उम्र मतलब इसके इंडेक्स के मुताबिक 15 से 64 साल, और कमाऊ आबादी मतलब वो आबादी जो 15 से 64 साल के बीच हो, काम कर रही हो या काम करना चाहती हो। कुल आबादी कम करके भी कमाऊ आबादी बरकरार रखनी है तो भारत में महिलाओं को भी नौकरी की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर स्थिति और बुरी है। CMIA के ही मुताबिक अक्टूबर 2022 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में काम करने की उम्र हासिल कर चुकी महिलाओं में केवल 10% ही काम करती हैं। चीन में ये आंकड़ा 69% का है। इस तरह के नियमों की बात सिर्फ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान की ही नहीं है। असम में भी इस तरह के नियम आए, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे साथी निखिल भाट। 13 फरवरी के रोज असम विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या को एक बीमारी बता दिया। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस विधायक भरत चंद्र नरह ने यह कहा
कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है असम का वो काफ़ी कम है, 17% के करीब है, जबकि भारतवर्ष में ये 27% के करीब आता है। इसका मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 27 बच्चे भारतवर्ष में चले जाते हैं औसत के रूप में, और असम में ये आंकड़ा 17 के करीब है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात कही जो हमने आपको बताया कि आबादी एक बीमारी है, और उन्होंने कहा कि इस वजह से, ज़्यादा आबादी की वजह से असम के जो पैरामीटर्स हैं वो ख़राब नज़र आते हैं जब उनकी तुलना पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों से की जाती है, या फिर आप परसेंटेजेस में राज्य के परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस तरह का जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है पॉपुलेशन एज अ होल पे, न कि असम सरकार पर। राजस्थान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं वाला फैसला बरकरार रखकर परिवार नियोजन पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये संदेश नीतिगत स्तर पर भी है और सामाजिक स्तर पर भी। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की तर्ज पर सारी बातों का एंड नोट वही है कि कोई भी समाज जैसे जैसे साक्षर होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे जैसे बेहतर होंगी, परिवार नियोजन वैसे वैसे प्रभावी होता जाएगा। एक वीडियो था लल्लन टॉप का, बड़ा वायरल हुआ था। मैं चाहता हूँ कि परिवार नियोजन पर इस वीडियो को हास परिहास से इतर आप सब लोग देखें, पॉलिसी बनाने वाले भी देखें। जब तक इसे इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा तब तक चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। आइए रुक करते हैं एक्सपर्ट से इतर, डॉक्टर नहीं प्रैक्टिशनर का। जनसंख्या वृद्धि कैसे रुकेगा? जनसंख्या क्या करे सरकार? जनसंख्या वृद्धि हम रोकेंगे, सरकार नहीं रोक सकती है। अच्छा। और नहीं तो सरकार को प्रलोभन देना पड़ेगा। हाँ, जनता को। किस तरह का? जिसका एक ही बेटा और बेटी हो सबसे पहले उसको नौकरी दिया जाएगा, बाकी को कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिनका पुत्र या पुत्री है ही नहीं, उसका पूरा पेमेंट जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है सरकार उसका पालन पोषण करे। अच्छा, बच्चा पैदा ना करो, मजे में रहो। हाँ, सरकार पालेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सरकार जब तक प्रलोभन नहीं देती है तब तक जनता काबू में नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, until unless you don't associate incentive with any government scheme, खासतौर पे इस तरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको वो अपने रॉ फॉर्म में कह रहे हैं। हाँ, और क्या करना चाहिए जनसंख्या रोकने के लिए? जनसंख्या रोकने के लिए तो सरकार ने प्रलोभन दे दिया। हाँ। पर जैसे गांव देहात में कई लोग बोलता है कि जानकारी नहीं, जागरूकता की कमी है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, वो भी तो करना पड़ेगा। मेडिकल सुविधाएं? हाँ, मेडिकल सुविधाएं करने से रुक जाएगा? आप बताइए, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं रुकेगा मेडिकल सुविधा? नहीं रुकेगा। जब तक हम अपना सोच नहीं बदलते हैं हाँ, तो दूसरे का सोच बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये थी आज की बड़ी खबर। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले बात यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की। फरवरी की 17-18 तारीख को यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की बात सामने आई। अभ्यर्थियों ने विरोध किया, सरकार शुरू में चुप्पी साधे रही। फिर यूपी सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल होने का आदेश दिया। 6 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कराने की बात कही, पर पुलिस ने इस बीच जांच भी शुरू की और जिसमें पहली कामयाबी मिली। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और सिद्धार्थनगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए पेपर लीक मामले में आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिट्टू यादव, संजय गौड़, नटराज प्रजापति और जितेंद्र भारती। इन चारों को नेपाल सीमा सटे सिद्धार्थनगर के कोटिया बाजार रोड से गिरफ्तार किया गया। इन पर यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक कराने का आरोप है। अब गिरफ्तारी तो हो गई, पर आरोपियों ने मोडस ऑपरेंडी क्या बताया? जानकारी के मुताबिक ये आरोपी परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले अभ्यर्थी को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर भेजते थे, पर उससे पहले उनके एडमिट कार्ड और ब्लैंक चेक अपने पास गिरवी रखवा लेते थे। ये लोग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और एक गैंग बना के कई स्टूडेंट्स से इनकी ओरिजिनल मार्कशीट्स, ब्लैंक चेक, एडवांस पैसा, एडमिट कार्ड्स अपने पास गिरवी रखवाते थे और उसके बाद एग्जाम शुरू होने के 2 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा के इन लोगों को दे दिया करते थे। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। 32 अदद मार्कशीट, जिसमें कई अभ्यर्थियों की ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं, प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, चेकबुक, पासबुक्स, स्टाम्प पेपर्स, कई इकरारनामे, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड्स, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, एटीएम, पैन कार्ड इत्यादि। इनसे और विधिवत पूछताछ की जा रही है। इनके गैंग से जुड़े जो भी लोग होंगे उन सबको जल्द पकड़ के गिरफ्तारी की जाएगी। 419, 420, 467, 68, 71, 120B और 6/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का अपराध इन्होंने किया है और आगे इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से जुड़ी है, जहां एक बड़ा अपडेट सामने आया। संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख
पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को 28 फरवरी की देर रात गिरफ्तार किया। लगभग 2 महीने से वो पुलिस को चकमा दे रहा था। नॉर्थ परगना 24 के मिनाखन इलाके से उसे पकड़ा गया है। यहाँ के एसडीपीओ अमीनुल इस्लाम खान ने शाहजहां की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उसे पेशी के लिए बशीरहाट कोर्ट ले जाया जा रहा है। बीते दिनों याद रहे दर्शकों को, संदेशखाली में कई महिलाओं ने 3 टीएमसी नेताओं के खिलाफ व्यापक यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थी। शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये तीनों ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े थे। शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। संदेशखाली के मुद्दे को लेकर लगभग 1 महीने से टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला भी कर रहे हैं। शाहजहां की गिरफ्तारी हुई तो दोनों पार्टी के नेताओं में एक बार फिर से क्रेडिट वॉर छिड़ा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, गिरफ्तारी बीजेपी के लगातार आंदोलन के चलते हुई। टीएमसी नेता शांतु सेन ने कहा, शाहजहां की गिरफ्तारी साबित करती है कि उनकी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधर्म का पालन करती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को टीएमसी से राजधर्म सीखने की सीख भी दे डाली। उम्मीद करते हैं राजधर्म का दायरा अब जो खेत के खेत मछली के फार्म में तब्दील कर दिए गए हैं, वहाँ भी पहुंचेगा टीएमसी की सरकार के द्वारा। बहरहाल बयान सुन लीजिए आप। मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार, इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये 0 टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थ चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था, और संदेशखाली इशू में उत्तम सरदार, शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक, हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली सुर्खी में हिमाचल प्रदेश का। बीते दिन हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के चैम्बर में दल बदल कानून की पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई इसलिए क्योंकि विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ गए थे 6 कांग्रेस के, और इसलिए इन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। सत्ता पक्ष कांग्रेस ने ये मांग की थी। फैसला आ चुका है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले इन 6 विधायकों की विधायकी चली गई है। पठानिया ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। अब वो सदन के सदस्य नहीं है। विधायक कौन है? सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल। एक महीने बाद जान लीजिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इन विधायकों पर दल बदल कानून लगा पार्टी की ओर से जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर। स्पीकर पठानिया ने कहा, विधायकों के लिए व्हिप उल्लंघन को लेकर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिकायत की थी। पठानिया ने बयान में ये भी कहा कि ये आयाराम गयाराम की राजनीति को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। हिमाचल में अब आगे क्या? पहली बात, जिन 6 विधायकों की सदस्यता गई, उन्होंने कहा कि स्पीकर ने निर्णय मुख्यमंत्री सुक्खू के दबाव में लिया। इन विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आनी बाकी है। जानकारों का कहना है कि अगर कोर्ट ने विधायकों के खिलाफ फैसला दिया तो 6 सीटें खाली होंगी और उपचुनाव होंगे। सवाल ये भी कि क्या स्पीकर के इस फैसले के बाद हिमाचल में सुक्खू सरकार स्थायी रहेगी? 68 मेंबर हैं, 3 निर्दलीय हैं, 25 भाजपा के पास हैं, बाकी थे कांग्रेस के साथ। टोटल 40 अगर निर्दलीयों को हटा दें तो। अब 40 में 6 हो गए अयोग्य घोषित, बचे 34। यही 34 हैं जिनका वोट मिला था अभिषेक मनु सिंघवी को, लेकिन बाद में मटके से पर्ची निकली तो चुनाव नहीं जीत पाए हर्ष महाजन के खिलाफ। अब एक तरफ 25 और 3 निर्दलीय मिलाकर 28 और दूसरी तरफ 34, पर इनमें से एक स्पीकर है। क्या ऑपरेशन लोटस आगे बढ़ेगा? क्या कुछ और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं? क्या कांग्रेस के आला कमान ने फिलहाल बगावत को, इन 6 को अयोग्य घोषित करवा के थाम लिया है लोकसभा चुनाव तक? कांग्रेस के बारे में आज तक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट बताती है कि 4 विधायक और थे जो आज सीएम के साथ नाश्ते पर नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने भी कहा, आलाकमान ने उनकी और उनके समर्थकों की बात नहीं सुनी, इसलिए रोष अभी बरकरार है। यानी हिमाचल से खबरें आती रहेंगी। आज का शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।